तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट पॉइंट, जैसे पॉइंट मास m1 है, m2 है, m3 है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअस हो, जैसे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है और मुझे पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंशियल मास से मिलकर बना हुआ है। यहाँ का डीएम मास, यहाँ का डीएम मास, यहाँ का डीएम मास, यहाँ का डीएम मास, हर जगह बहुत छोटे छोटे डिफरेंशियल मास है। तो हर छोटे छोटे डिफरेंशियल मास का अपना सेंटर ऑफ मास होगा, अपना सेंटर ऑफ मास होगा। तो पूरे सिस्टम का कहाँ पे होगा, इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, बना देते हैं, और जेड एक्सिस बाहर पर है। अब यहां से एक पॉइंट पे जाते हैं जिसका मास है डीएम। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड, मान लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड। मतलब ये जो डीएम मास है, डीएम इज अ वेरी वेरी स्मॉल मास। ये जो डीएम मास है उसका वाई एक्सिस से दूरी एक्स के बराबर है, एक्स एक्सिस से दूरी ये वाई के बराबर होगा, और जेड एक्सिस में ये जेड कोऑर्डिनेट पे है। तो आप इस प्लेन से बाहर कर जाओगे तो जेड कोऑर्डिनेट चले जाओगे इस डीएम मास के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस पूरे स्ट्रिप पे एक छोटा सा डीएम मास सेलेक्ट कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड, बस। अब कोई भी तुमसे पूछे कि इस पॉइंट मास का इससे दूरी कितनी है वाई एक्सिस से, तो तुम क्या कहोगे, और इस प्लेन में, इस प्लेन में ये जो व्हाइट बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन है। तो कोई पूछे कि इस डीएम मास का इस वाई एक्सिस से दूरी इस प्लेन में कितनी है, तो तुम ये बताओगे, कहोगे एक्स। मतलब ऐसे बोलोगे का पॉइंट मास वाई एक्सिस से एक्स दूरी पे है। तो बताता हूँ एक्सीएम कैसे निकालते हैं। एक्सीएम जो है उसको निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई डीएम का इंटीग्रेशन। इसी को तुम ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई, रुको, डिवाइड बाई टोटल एम, एकदम सेम थिंग्स है। ये डीएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एम बनेगा, तो मैं यहाँ पे एम लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक्सीएम इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यहाँ पे तुम लिख सकते हो टोटल मास जीरो से कैपिटल एम, तो ये बन जाएगा। हालांकि उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाद में लिमिट प्लेस करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पर। सिमिलरली कोई पूछे वाई सी एम बताइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई डीएम का इंटीग्रेशन, या सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई कैपिटल एम, ये है। उसी तरीके से कोई कुछ जेड सी एम बताओ, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम डिवाइड बाई टोटल मास। ये तो मैंने यहां से एक्सीएम निकाल लिया, यहां से मैंने वाई सी एम निकाल लिया, मैंने यहां से जेड सी एम निकाल लिया। आप देखिए इसमें लिखा वेयर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वेयर जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। वेयर एक्सीएम इज, एक्सीएम इज, एक्सीएम कह रहा हूं। अब कोई पूछे कि पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहां पे है, तो आंसर है एक्सीएम कामा वाई सी एम कामा जेड सी एम। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो है वो डीएम मास का
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, सुनते रहना एक्स क्या है, एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तुम इसे ध्यान रखोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, वेयर एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। सिमिलरली को पूछे y क्या है, ये y क्या है, तो y इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। पूछे z क्या है, z इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। और m क्या है, टोटल मास। ओके, इसके बाद हम अगले पेज पे जाके कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कम, थ्योरी का पार्ट ज्यादा है। इसे इसमें ना स्ट्रिप सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि डीएम मास है तो स्ट्रिप कैसे सिलेक्ट किया जाए, स्ट्रिप मास कैसे सिलेक्ट करें, तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। हाउ टू सेलेक्ट डीएम मास। डीएम मास कैसे सिलेक्ट करें, रोटेशन में जाएंगे तो सेम चीज दोबारा पढ़ेंगे, हाउ टू सेलेक्ट डीएम मास। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला लीनियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। लीनियर ऑब्जेक्ट लाइक रॉड हो, स्ट्रिंग हो, लाइन है, रिंग है, ठीक है, ये सब है, सिलेंडर है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट। तो इसमें स्ट्रिप कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे रॉड है, स्ट्रिंग है, जैसे इसके अंदर पहला रॉड हो या स्ट्रिंग हो या सिलेंडर हो, इसके लिए क्या करते हैं, एक रॉड है मान लो ऐसा, या स्ट्रिंग हो या सिलेंडर हो, बात एक ही है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके एक एंड से, किसी एक एंड से पे ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से x दूरी पे जाते हैं, एक dx का स्ट्रिप लेते हैं, ये dx का स्ट्रिप है। तो ये dx की स्ट्रिप है, इसी के मास को हम लोग dm बोलते हैं। सुनना, x पे जाएंगे, dx का स्ट्रिप लेंगे, x पे जाके dx का स्ट्रिप लेंगे, x पे जाके dx का स्ट्रिप लेंगे, और इस dx के मास को बोलेंगे dm, दिस मास इज dm। ठीक है, अब ये जो रॉड होता है इसका मास पर यूनिट लेंथ दिया गया होता है। क्या इंफॉर्मेशन होता है, रॉड का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, and this one is lambda, dm by dl, and this is lambda। ये मेंशन होता है, मास पर लेंथ को dm by dl से प्रेजेंट करते हैं, दिस इज लैम्डा। तो कोई पूछे कि dl लेंथ का मास कितना है, इट इज dm। dm is what, dm is the mass of dl लेंथ, ये आएगा लैम्डा इंटू dl। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, यहां पे रॉड स्ट्रिंग के केस में लिख रहा हूं, बोल सकता हूं dm इज मास ऑफ dl लेंथ या dx लेंथ। देखो dl तो इसके वजह से बोल रहा हूं और dx इसके वजह से, dx है ना, तो कोई पूछे dm की वैल्यू, तो यहां पे तुम चाहो तो dm की वैल्यू लिख सकते हो इस तरीके से,
dm इक्वल्स टू ये बनेगा dm बाई dx। अगर dx के स्टीप है तो dm बाई dx बराबर लैम्डा, देन व्हाट इज dm, इट इज लैम्डा इंटू dx। तो जब तुम x पे जाके dx के स्टीप लोगे तो dm को लैम्डा इंटू dx लिखोगे, और जब l पे जाके dl का स्टीप लोगे, l पे जाके dl का स्टीप, तो dm क्या कहलाएगा, लैम्डा इंटू dl। और जब x पे जाके dx के स्टीप लोगे तब तुम dm लिखोगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस तरह का जब डायग्राम एज्यूम होगा और उसमें अगर तुमसे कोई कहेगा कि dm बताओ तो तुम क्या कहोगे, dm लिखोगे लैम्डा इंटू dx। और कोई पूछे dm क्या है, dm इज द मास ऑफ dx लेंथ। यहाँ पे dm क्या है, dm इज द मास ऑफ dl लेंथ। बस ऐसे ही लिखना है। तो क्वेश्चन जब हैंडल करोगे ना तो उसमें एक तो तुम्हें ये एज्यूम करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, स्टेप 1। इसमें हम लिखेंगे स्टेप 1। जब शुरू करोगे तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये और ये लिखना पड़ेगा। और स्टेप 2 जो होता है उसमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। स्टेप 2 जो होता है लिमिट की जरूरत पड़ती है, लिमिट कि इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक है। तो लिमिट जो होता है इस तरीके से दिया जाता है ताकि इस रॉड का एक एक पॉइंट कवर हो जाए, एक एक पॉइंट कवर हो जाए। एक्स कोऑर्डिनेट है, इस डीएम मास का कोऑर्डिनेट है, एक्स इज व्हाट, एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम मास। अब इसका लिमिट रखने की जरूरत है, लिमिट स्टेप 2 पे लिमिट। तो ये जो डीएम मास है और रॉड पे कहां से कहां शुरू हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है। भाई यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ पे। तो डीएम यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा डीएम का, 0, क्योंकि ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से ही तो एक्स 0 पे गए हो, तो इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन का लाएगा। तो डीएम मास जो यहाँ पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो लिमिट चलेगा 0 2, और डीएम मास यहाँ तक है। तो अगर इस रॉड का लेंथ कोई पूछे कि कैपिटल एल है, मान लो कैपिटल एल है, तो इस एंड का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो इस एंड का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, कैपिटल एल, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ एल है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, रॉड टाइप होगा, और तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम क्या करोगे, एक्स पे जाके डीएक्स की स्ट्रीप लेना, उस स्ट्रीप का मास डीएम मान लेना, ऐसे इस तरीके से दिखाना। उसके बाद लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट क्या होगी, ये जो रॉड है उसका एक एंड का कोऑर्डिनेट कितना है और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट कितना है, वो रख देना। आगे प्रोसीड करना होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये तो लीनियर ऑब्जेक्ट फील्ड में मैंने किसका लिखा है, रिंग कर रहा हूँ, रॉड, स्ट्रिंग और सिलेंडर लिखा है। बात करेंगे रिंग के लिए। रिंग का केस को मैं यहां लिखा जा रहा हूं, रिंग। तो रिंग पे कैसे स्ट्रिप लेता है, रिंग पे स्ट्रिप के लिए मान लो एक सर्कुलर आर्क है, एक सर्कुलर आर्क है जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, अपने सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है सेंटर पे थीटा एंगल। एक रिंग है जिसका रेडियस आर है जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। रिंग ऐसा है, सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट कर लिया जाता है। और स्ट्रिप कहां से लेते हैं, इस बाइसेक्टर से लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में, हालांकि तुम चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में सिमेट्री के हिसाब से बीच से बाइसेक्ट करते हैं और इस बीच से इधर जाते हैं, इधर चाहे इधर, तुम्हारी मर्जी है, इधर ही से ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तुम्हारी मर्जी है, इतना परेशान की जरूरत नहीं है। इसको मैं हटाता हूं, सबसे आंसर सेम आएगा। ये एंगल थीटा था, यहाँ पे ध्यान रखना, ये थीटा था। आप क्या करते हैं ना, इसी सेंटर से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस एंगल को अपने मन से बीटा माना जाता है।
बीटा पे जाके और यहां से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन। बीटा पे जाके डी बीटा की स्टीप लेते हैं, दिस स्टीप इज डी बीटा। ये डी बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मुझे यहाँ दिखाना चाहिए था बट वहां दिखाया इसलिए ताकि थोड़ा सा बड़ा है दिख सके। और इसके मास को हम लोग डीएम मानते हैं, दिस इज द डीएम। ये पूरा स्ट्रिप सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है और बाइसेक्टर से बीटा एंगल पे गया और डी बीटा लेंथ का, डी बीटा एंगल का, एंगल इंपॉर्टेंट है, डी बीटा एंगल का एक स्ट्रिप सेलेक्ट किया है जिसका मास क्या है, डीएम है। अब इस डीएम को लिखेंगे, इसमें भी मास पर यूनिट लेंथ, इसमें भी मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, डीएम अपॉन डीएल इज लैम्डा। तो कोई पूछे इस डीएम की वैल्यू कितनी होगी, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 डीएम की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू डीएल, डीएल और डीएल इस स्ट्रिप का लेंथ है। तो अगर मैं कहूं कि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये जो आर्क है वो सेंटर पे बीटा डी बीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इस लेंथ की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके से अगर ये वाला एंगल डी बीटा है, ये आर है, कोई पूछे इस लेंथ की वैल्यू, ये जो डीएल है ना, डीएल ये यही लेंथ है, कोई पूछे ये लेंथ कितना आएगा, तो ये लेंथ आएगा डीएल इज नथिंग बट आर इंटू डी बीटा, आर इंटू डी बीटा। ओके, ये जो लेंथ डीएल है ना, ये आएगा आर इंटू डी बीटा से, तो इसको उठा के यहाँ प्लेस करेंगे तो इस डीएम की वैल्यू आएगी दिस इज लैम्डा आर इंटू डी बीटा। तो पहला स्टेप में तुम्हें ये लिखना होगा। सेकेंड स्टेप में लिमिट की जरूरत होती है, स्टेप 2 लिमिट। लिमिट कहां से कहां तक लिखना है, तो जो लिमिट आएगा वो इस तरीके से आएगा ताकि हर जगह का डीएम मास कवर हो जाए, हर जगह का डीएम मास कवर हो जाए। और बीटा क्या है, एंगल है, बीटा इज एंगल। व्हाट इज बीटा, बीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ डीएम मास। बीटा इज क्या है, बीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ डीएम मास। तो डीएम मास कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है ना, पूरा पूरा आर्क कवर होना चाहिए। तो इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन और इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन ये लिमिट कहलाएगा। तो अगर ये वाला एंगल बीटा इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो एक बीटा उल्टा चलेगा इस मास को कवर करने के लिए, तो ये सेंस और ये सेंस उल्टा है, ऐसा है। तो अगर इस सेंस को प्लस मानोगे तो इसको माइनस बोलोगे, और इसको प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलोगे, तुम्हारी मर्जी है तुम किसको प्लस किसको माइनस बोलते हो। सेंस एंगल का सेंस बताता है कि प्लस है कि माइनस। तो इस सेंस को अगर मैं माइनस बोल दूं, माइनस, तो ये पूरा एंगल थीटा है ना, ये पूरा एंगल थीटा था, तो आधा एंगल क्या आएगा, थीटा बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट इज माइनस थीटा बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, थीटा बाई 2। तो लिमिट चलेगा थीटा बाई 2 तक। तो इसका ये लिमिट था, लिमिट। तो यहां से यहां तक जब जाओगे तो कोऑर्डिनेट माइनस थीटा बाई 2, इधर जाओगे तो प्लस थीटा बाई 2, या इधर प्लस थीटा बाई 2 इधर माइनस थीटा बाई 2, तुम्हारी मर्जी है। तो लिमिट ऐसे लिखता है। अच्छा, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो तुम्हें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, वो होता है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का। ये तो जनरल केसेस है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मास डेंसिटी अगर मैं कहूँ कि लैम्डा कांस्टेंट, तो तुम इसको लिखोगे लैम्डा, अगर यूनिफॉर्म को होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इस स्ट्रिप का या उस रॉड का टोटल मास m है, देन डिवाइड बाय टोटल लेंथ, मास अपॉन लेंथ, मतलब इस केस का अगर इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, तो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ ये कहलाएगा मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन ये तभी लिखना जब यूनिफॉर्म होगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तब मैं नहीं लिख सकता। ये तो रॉड के केस बनेगा, यही इस आर्क के केस लिखूंगा, आर्क के केस में द फॉर रॉड। और यही चीज जब आर्क के केस में लिखोगे, आर्क के तो टोटल मास m है, मान लो टोटल मास m है, तो इस पार्ट का लेंथ क्या कहलाएगा, लेंथ है, ये रेडियस r है, अब पूरा एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या होगा, r थीटा, ये रेडियस r, ये एंगल थीटा, क्योंकि कुछ ये लेंथ क्या होगा, r थीटा। दिस इज m अपॉन
r थीटा। ये क्या कहलाएगा, किसके लिए, ये रिंग या आर के केस में, रिंग या आर के केस में, आर्क रिंग हो या आर्क हो तो उसके केस में, वो भी यूनिफॉर्म के केस में लिखोगे, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू दी गई होगी कि किस हिसाब से बदल रहा है। तो ये तो तुम्हें मैं समझाऊं किसके लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, रॉड, स्ट्रिंग, रिंग या सिलेंडर केस में कि स्ट्रिप कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक चलती है और कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इस पे बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लिंक दोबारा भेज रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट बस बचा हुआ। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे एक रॉड है जिसका लेंथ L है लेकिन मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो चलो इसके लिए मैंने कहा कि रॉड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास पता करना, सेंटर ऑफ मास इससे कितनी दूरी पर होगा। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट तो कॉन्टिन्यूअस ही है, तो रॉड को ऐसे बनाया, और इस रॉड के एक एंड से, इस रॉड के एक एंड से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे x, फिर dx लेंगे, स्टेप 1 लिख रहा हूं, और इसका मास क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लो dm। और देखो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे होगा, x लाइन पे ही होगा, क्योंकि सारे सारे पार्टिकल x एक्सिस पे, सारे सारे पार्टिकल अगर x एक्सिस पे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे ही आएगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। तो मैंने कहा अब एक्सियम निकालते हैं। जब तुम एक्सियम की वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm एंड डिवाइड बाई dm का इंटीग्रेशन, ये तो लिखा था भाई। y CM 0 आएगा, z CM 0 आएगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल कहां पे है, उसी रॉड पे, एक ही लाइन पे। अब क्या करो, पहला स्टेप में यहां तक कर लिया, अब dm निकालना बाकी। dm क्या होगा, dm इज लैम्डा इंटू dx, ये तो लिखे थे लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या था, मास बाई लेंथ, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म 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 है तो इसको मास अपॉन लेंथ लिखो या लैम्डा के ही टर्म में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब हो गया कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट। तो उठा के डीएम की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, तो यहां से एक्स सीएम की वैल्यू आएगी, स्टेप 2 लिख रहा हूं, एक्स डीएम की जगह पीछे रखो, लैम्डा इंटू डीएक्स, नाउ इंटीग्रेशन, फिर डीएम लैम्डा इंटू डीएक्स। लेकिन क्वेश्चन में तो लैम्डा कांस्टेंट दिया गया है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये भी लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट है इसलिए बाहर आया, अगर एक कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता। फिर इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, लैम्डा बाहर आ गया। अब x की लिमिट इस तरीके से कि यहां का भी डीएम मास का कोऑर्डिनेट आ जाए और यहां का भी डीएम मास का कोऑर्डिनेट आ जाए। रिपीट करो, दिस इज द कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट आ जाए, इसका भी कोऑर्डिनेट आ जाए। तो यहां कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि ओरिजिन होता है, तो यहां का कोऑर्डिनेट 0 और यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, l, लेंथ l है, तो लिमिट 0 से l, 0 से l। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, x ds कितना बनेगा, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 लिखोगे और 0 से l, और यहां क्या लिखोगे, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से l। तो यहां से लिख सकते हो l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो बनेगा l स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे l लिखोगे 0, तो बनेगा l, तो एक l से l कट गया, वैल्यू आ गई l बाई 2। इसका मतलब कि अगर ये रॉड का लेंथ l है तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा, l बाई 2 है ना, एकदम बीच में होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब ये तो मैं समझ गया कि रॉड के केस में सेंटर ऑफ मास कहां पाएगा, एकदम उसके बीच में आएगा, वो भी कब, जब यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी। अब इसी को चेंज करते हुए इसके कॉन्सेप्ट और बताता हूं, लेकिन मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती, मैं एक चेंज कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। देखो अब मैं क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं कि मान लो यही रॉड है, लेंथ l के बराबर, लेकिन डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है।
नॉन यूनिफॉर्म, देन फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन में इस एंड से x दूरी पे जाने के बाद जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला दिया गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स अपॉन एल लिख लो, ऐसे दिया हुआ। मतलब x दूरी पे जाने के बाद डेंसिटी इसको गवर्न करता है, इस फॉर्मूले को। तो क्वेश्चन में इतना मेंशन होगा, जितना मैं ब्लैक से लिखा हूं ना, ब्लैक वाला पार्ट मेंशन होगा कि एक रॉड है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की जिसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल को गवर्न कर रहा है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। रुको, तो जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स अपॉन एल, where x is the coordinate on this rod from this end। तो कह रहा फाइंड इट सेंटर ऑफ मास। तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम, x पे जाएंगे, dx का स्टीप लेंगे, x पे जाके dx का स्टीप लेंगे, ठीक है, और इसका मास dm लिखेंगे। ये वाला काम यही करेंगे, ये वाला काम भी यहीं तक लिखेंगे, ये वाला यहीं तक लिखेंगे। लेकिन अब लैम्डा की वैल्यू बाहर निकल नहीं पाएगी क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस लैम्डा की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दी, तो प्लेस कर दो, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा जगह पे इसको रखो, तो बनेगा लैम्डा नॉट अपॉन एल, लैम्डा नॉट अपॉन एल, और x यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई लैम्डा जगह पे फिर वैल्यू रख दो, तो लैम्डा नॉट अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स। तो लैम्डा नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। अब लिमिट भेजना है, लिमिट यहां से लेके यहां तक, इट इज 0 to l एंड 0 to l। इसको करोगे इंटीग्रेट बनेगा एक्स क्यू बाई 3, लिमिट प्लेस कर दिया तो बनेगा 2l/3। पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो 2l/3 आ जाएगा। देखो कैसे, यहां से आएगा l³/3, यहां से आएगा x²/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3l बन गया। ठीक है, तो लिमिट रख के चेक करना, इतना आ जाएगा। अच्छा, 2l/3 यही आंसर है, बट एक चीज देखो, ये वैल्यू l/2 से ज्यादा है, ये 0.6 का टर्म l/2 से ज्यादा है, तो l/2 से ज्यादा आना भी चाहिए था, वो इसलिए आना चाहिए था क्योंकि जितना तुम इधर जा रहे हो उतना ही x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और जब x बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है ना, जो कि इधर जाने पे बढ़ रहा है, जो कि इधर जाने पे बढ़ रहा है। तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है जो कि इधर जाने पे बढ़ रहा है, और अगर इधर जाने पे बढ़ रहा है तो मास उस साइड में बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो उधर शिफ्ट करता है जिधर मास इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि इधर मास इंक्रीज कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो बीच का पार्ट है ना, बीच में l/2, अगर हर जगह मास बराबर होता तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता, लेकिन मास उधर बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बीच के और उधर शिफ्ट हो जाएगा, l/2 के और आगे चला जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या आ रही है 2l/3 आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हाफ की तरह शिफ्ट कर लिया। तो अगर रॉड की मास डेंसिटी वैरी कर रहा है तो भी आप निकाल सकते हो, कांस्टेंट है तो भी निकाल सकते हो। अब चलो इस पे बेस्ड होके एक सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं। सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ये है कि ये तब लगता है कब, जब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, ये तभी लगा ना। दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइड व्हेन मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। जब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तब लगाएंगे। तो देखो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए जो स्टेप हम यूज करते हैं, स्टेप 1, प्लेस मिरर्स as one part is mirror image of other part, is mirror image of other parts। ऐसे प्लेस करते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो, जैसे मिरर, तो शीशा आईने में देखते हो
तो तुम्हारा इमेज जैसा बन गया, एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, जैसा एक पार्ट होना चाहिए वैसे ही दूसरा पार्ट दिखना चाहिए। स्टेप 1। स्टेप 2, if one part is mirror image of other part, if one part is mirror image of other part, mirror image of other part, then center of mass will be on mirror, तो सेंटर ऑफ मास उसी मिरर पे होगा। तो एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज है तो सेंटर ऑफ मास उसी मिरर पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, बट ये लगेगा किसमें, यूनिफॉर्म डेंसिटी केस में लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये रॉड था यूनिफॉर्म डेंसिटी का, लेंथ एल था, तो मिरर कैसे लगाओगे, इसी के परपेंडिकुलर एक मिरर प्लेस करो जो बीच से पास करे, बीच से। देखो ये मिरर है, तो क्या ये पार्ट इमेज बन गया इसका, हाँ, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, एग्जैक्टली सेम है। तो मैं कहूंगा कि जैसा इधर है वैसा इधर है। इसका मतलब ये हो गया कि मिरर इस सेंटर ऑफ मास इसी मिरर पे कहीं ना कहीं होगा। जब एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज बन गया, ये मिरर इमेज है इसका, इधर तुम्हारा चेहरा है मान लो, इधर तुम्हारा इमेज बन रहा है, ये इमेज है इसका, तो हम लोग कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो इस लाइन पे कहाँ होगा, जहां इस रॉड को कट करेगा, तो कट यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। देख सकते हो अगर ये दूरी L है तो सेंटर मास कहाँ आ गया, L/2 दूरी पे आ गया। वही हम लोग इंटीग्रेशन से निकाल रहे थे। तो रिपीट कर रहा हूँ, ये तभी किया जाता है जब यूनिफॉर्म। तो इस पहले वाले क्वेश्चन तुम कर सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन तुम कर सकते थे, लेकिन ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस फॉर्मूले की वजह से। ये क्वेश्चन और इसी पे आता है। जैसे मान लो एक रिंग होता, कंप्लीट रिंग होता, रिंग होता यूनिफॉर्म डेंसिटी का। अब पूछता सेंटर मास कहाँ पे, तो एक मिरर तुम ऐसे डाल दो, एक मिरर तुम ऐसे डाल दो, तो एक मिरर ऐसे डालोगे तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो सेंटर मास कहाँ होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस लाइन पे कहीं भी होगा, अब कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। दूसरा, एक और मिरर तुम ऐसे डालो, एक मिरर तुम ऐसे डालो, तो एक मिरर ही हो गया, तो ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज बन गया। तो तुम कहोगे कि यार सेंटर मास इस लाइन पे कहीं हो सकता है। और जब ये डाले थे मिरर तो तुमने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं हो सकता है, तो इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी हो, तो कोई और नहीं है, ये है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अच्छा वही चीज यहाँ पे कैसे आता, एक इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, तो अगर एक मिरर तुम बीच में डालते, एग्जैक्टली बीच में डालते, एग्जैक्टली बीच में, तब तुम क्या कहते, ऊपर का पार्ट नीचे के मिरर इमेज है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं हो सकता है, तो इस लाइन पे भी कहीं, इस लाइन पे भी कहीं, तो इंटरसेक्शन यहाँ लग गया ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ। उसी तरीके से अब रिंग है, डिस्क है या स्फीयर है, मतलब रिंग हो तो भी यही, डिस्क है तो भी सेंटर ही बनेगा, ठीक है, और स्फीयर है तो भी सेंटर ही बनेगा। सेंटर सबके केस में सेंटर जो होता है उसका सेंटर वही सेंटर ऑफ मास होता है। यूनिफॉर्म से समझना है। थर्ड, मान लो एक कोई सेमी सर्कल होता, ऐसा सेमी सर्कल होता, अब इसका कोई बोलता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिरर तो ऐसे डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, एक मिरर तुम ऐसे डाल सकते हो, तो तुम क्या कहोगे कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा, लेकिन इस लाइन पे कहाँ होगा ये तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हें एक और मिरर डालना पड़ेगा, दूसरा मिरर तुम डाल नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसे डालते हो तो रिंग तो ऊपर ही है, नीचे नहीं है, सेमी रिंग है, सेमी रिंग है तो नीचे, और ऐसे डाल दोगे तभी भी नहीं बनेगा। देखो ऐसे डाल के देखो, ऊपर अलग है नीचे का डायग्राम अलग है, मतलब सेमी सर्कल केस में तुम इस सिमेट्रिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। तो सिमेट्रिकल मेथड से उसी को निकाला जा सकता है जिस केस में इंटरसेक्शन लग के पॉइंट आ गया। एक मिरर लगा दो तो उससे ये तुम्हें समझ में आएगा इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है,
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इनमें से कहाँ होगा, इसके लिए एक और मिरर चाहिए जो कि हमारे पास है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हल करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन थर्ड है। मान लो क्वेश्चन क्या है, ये सब फार्मूले हैं, ये सर्कुलर आर्क का फार्मूला आएगा जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के केस में तो एक आर्क मान लो ऐसा जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है। पूछ रहा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास इस पार्ट के कहां पे होगा। तो कंफर्म है कि अगर तुम मिरर डालोगे, मिरर अगर तुम ऐसे मिरर डालोगे तो कहोगे कि हाँ सर, एक मिरर बीच में डाला है। तो तुम कहोगे कि हाँ सर, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट का मिरर इमेज है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। और इस लाइन पे कहाँ होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन का हल करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस वाले लाइन से बीटा एंगल पे गया, और डी बीटा का स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया, डी बीटा का स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया। अभी तो किए थे, इसका मास्क मैंने डीएम मान लिया। मैं ऐसे और सी देखना, अगर मैं ऐसे और सी देखना, अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस दिखा दूं और ऐसे वाई एक्सिस दिखा दूं, और तुम कह रहे हो कि वाई एक्सिस जो है वो एक मिरर की तरह से काम कर रहा है इस पार्ट के लिए। अगर वाई एक्सिस एक मिरर है तो तुम कहोगे ये बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, ये और ये बराबर है। अब हाथ से नहीं दिख रहा है बट ये बराबर है, अब डायग्राम हाथ से हो रहा है ना, इसलिए तुम ये कहोगे कि सर ये पार्ट और ये पार्ट इस मिरर इमेज है, तो सेंटर ऑफ मास इसी पे आना चाहिए, वाई एक्सिस पे आना चाहिए। इसका मतलब हमें वाई सीएम निकालना है, हमें एक्सीएम नहीं निकालना है। जब वाई एक्सिस पे आ रहा है, मेरा कॉमन सेंस क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो सब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे है, तो मैं वाई सीएम निकालू ना, एक्सीएम क्यों निकालू, वो तो जीरो होगा। क्योंकि सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाने से मुझे समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे है, तो वाई सीएम निकालो। मैं फिर यहाँ लिखा वाई सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइड बाई डीएम का इंटीग्रेशन। अच्छा, सर्कुलर आर्क है बट ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। तभी तो तुम बीच में मिरर लगाए थे, मिरर, तो मिरर नहीं लगा। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, डीएम क्या लिखेंगे। अच्छा, मैंने डीएम इसका लिखा था मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएम क्या है, लैम्डा इंटू डीएल। और डीएल क्या है, डीएल इस आर्क का लेंथ है, आर्क का लेंथ। अगर इसका रेडियस आर है और ये एंगल डी बीटा है, तो ये लेंथ क्या है, आर डी बीटा। ये तो लिखे थे हम लोग। अब उठा के इसको यहां पे रख दो, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई और डीएम की जगह पे लैम्डा आर डी बीटा, डीएम की जगह पे फिर इसको रखो। क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, और आर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी बीटा, अब y कोऑर्डिनेट है किसका, इस डीएम मास का। कहा था ना कि y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो डीएम मास एक पॉइंट मास है, तो इस पॉइंट मास का y कोऑर्डिनेट, वो तो ये दूरी कहलाएगी x एक्सिस से दूरी। सेंटर इस डीएम मास का y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ इस डीएम मास का y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट ये दूरी कहलाएगी, ये दूरी। तो अगर ये रेडियस r है तो ये वाला एंगल बीटा है, तो ये लेंथ क्या कहलाएगा, r cos बीटा। अगर ये रेडियस r है, ये एंगल बीटा है, तो ये कहलाएगा r cos बीटा।
तो y कोऑर्डिनेट इज r cos बीटा, यहाँ पे रख दो। दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ r cos बीटा इंटू डी बीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी बीटा। अब r बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos बीटा डी बीटा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी बीटा। अब लिमिट रखनी बाकी है, लिमिट इस तरीके से ताकि पूरा स्ट्रिप कवर हो। तो यहाँ कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखा था याद करो, माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ क्या लिखा था थीटा बाई 2, बाइसेक्टर है ना, आधा वाला माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आर, अब साइन का बनेगा कॉस का बनेगा साइन, साइन थीटा बाई 2, लिमिट रखोगे फिर घटाओगे तो बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा, और नीचे से इसका डी बनेगा बीटा, फिर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इट थीटा। तो इस आर्क का सेंटर ऑफ मास आ गया YCM इज आर, इस 2 को नीचे भेज दो, इस 2 को तुम नीचे भेज दो 2 को, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया दिस वन। तो इसको मैं अगले पेज पे लिखते रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा इस तरीके से कि अगर एक आर्क है, एक सर्कुलर आर्क है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद करना होगा हमेशा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बाइसेक्टर होता है, दिस वन इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स। लेकिन कब, यूनिफॉर्म के केस में सेंटर ऑफ मास बाइसेक्टर होता है, और यहां से जो इसकी दूरी होती है इसके सेंटर से, अगर ये YCM है, रेडियस r है, तो YCM की जो वैल्यू होती है दिस वन इज r ब्रैकेट में साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, ये फार्मूला था। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सर्कुलर आर्क के केस में कोई पूछे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सर्कुलर आर्क के केस में सेंटर ऑफ मास सर्कुलर आर्क का जो बाइसेक्टर होगा उसी लाइन पे कहीं होगा, और उस लाइन पे सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, इस फॉर्मूले से आएगा। थीटा क्या, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क एट सेंटर, बट ध्यान था यूनिफॉर्म मास डेंसिटी केस में, ये तो आपको ध्यान रखना था। अब इसी के लिए इसी का एप्लीकेशन यूज किया जाता है सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर इस तरीके से। यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसी बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं होगा, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से मान लो YCM दूरी पे है, ये सेंटर ऑफ मास, तो YCM की वैल्यू कितनी आएगी, तो YCM की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज R, और ये सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, पाई एंगल, देखो पाई एंगल सबटेंड किया, पाई एंगल, सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल ने अपने सेंटर पे पाई एंगल सबटेंड किया, तो यहां पर रख दो पाई, इट इज पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे पाई, ये थीटा है ना, तो ये थीटा क्या आएगा पाई, यहाँ पे पाई रखोगे तो साइन पाई बाई 2 इट इज 1, और यहाँ पे पाई प्लेस करोगे तो पाई बाई 2, तो 2 पर जाएगा क्या जाएगा 2r अपॉन पाई। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ेगा। कोई पूछे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो आंसर इज 2r अपॉन पाई, आंसर इज 2r अपॉन पाई, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा कुछ ऐसे हो ना
एग्जाम्पल्स वो सिमेट्री से आ जाएंगे। जैसे मान लो एक प्लेट हो, ऐसा प्लेट यूनिफॉर्म डेंसिटी का, कोई पूछे सेंटर मास कहाँ पे, एकदम बीच में। कैसे? एक मिरर ऐसे लगा दो तो इस पे आएगा, और एक मिरर ऐसे लगा दो तो इस पे आएगा, बीच में। स्क्वायर होगा तभी भी बीच में, स्क्वायर होगा बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट पे। डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट, इसके लिए इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन का अप्रोच मैंने क्या किया। सपोज करो एक डिस्क है ऐसा, तो इसके सेंटर से जाते हैं, स्ट्रिप सेलेक्ट करना है, आर दूरी पे जाते हैं, और डी आर थिकनेस का रिंग सेलेक्ट किया जाता है, रिंग। डी आर थिकनेस का रिंग सेलेक्ट करते हैं, इसका थिकनेस है डी आर। मतलब ये जो थिकनेस है ना, दिस थिकनेस इज डी आर, ये थिकनेस डी आर का रिंग है, ठीक है। क्योंकि डिस्क जो होता है वो बहुत छोटे छोटे रिंग्स मिल बना होता है, एक छोटा रिंग, एक बड़ा रिंग, एक और बड़ा रिंग, एक और बड़ा रिंग, एक और बड़ा रिंग, ऐसे करके डिस्क बना होता है। इधर छोटा रिंग होता है, बाहर बड़ा रिंग, और बड़ा रिंग, और बड़ा रिंग, ऐसा होता है। तो इसमें इसका जो मास पर यूनिट लेंथ नहीं देता, इसका मास पर यूनिट एरिया देता है। एरिया कहा जाता है कि मास एरिया फैला हुआ है एरिया पे, तो मास पर यूनिट एरिया देता है। तो इसमें दिया गया होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएम बाई डीए से, मास पर यूनिट एरिया। और सिंबल है सिग्मा, सिग्मा एक्स का सिंबल देता है, मास पर यूनिट एरिया, द सिग्मा। डिस्क टाइप ऑब्जेक्ट ले पड़ रहा है, या इसमें ये भी लिख सकते हो डिस्क टाइप हो या प्लेट हो, कोई भी प्लेट टाइप हो, सरफेस टाइप हो या सरफेस टाइप टाइप। तो देखो ऐसे लिखिए। सेकेंड, इस छोटे से मास का, ये जो डीएम है ना, इसका मास लिखना होता है। ये डीएम इज व्हाट, डीएम इज द मास ऑफ डी आर थिकनेस। ये जो डी आर थिकनेस है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट में लगाया हूं, ये जो ब्लैक पार्ट, इस पार्ट का टोटल मास क्या है। डीएम इज व्हाट, डीएम इज द मास ऑफ डीए एरिया, डीएम इज द मास ऑफ डीए एरिया। डीए एरिया क्या है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहां जहां डॉट लगा हुआ ना, ये पूरा डीए इज व्हाट, डीए इज दिस वन, डीए इज दिस वन, डीए इज एरिया ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट का एरिया है, एरिया जिसका थिकनेस किसके बराबर है, डी आर के बराबर है। अच्छा, कोई पूछे इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया डी है, तो डी ए होता है ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ, दिस लेंथ इंटू थिकनेस। ये जो पेरीमीटर ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, ये एरिया होता है। वो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे कट कर दो, इसको यहाँ पे कट कर दो, और कट करके ऐसे बना दो, ये भी एक तरीका है। कट, इसको यहाँ से कट किया और हाथ से पकड़ के सीधा कर दिया। अब इसका थिकनेस किसके बराबर आ रहा है, इसका जो थिकनेस है वो डी आर के बराबर आ रहा है, थिकनेस डी आर। और ये जब कट करके सीधा किया, तो ये जो पूरा लेंथ बना ना, पूरा लेंथ वो किस बराबर आ गया, ये पूरा लेंथ एल है, ये पूरा लेंथ एल है। तो कोई पूछे डीए एरिया क्या होगा, लेंथ एल इंटू डी आर, एल इंटू डी आर होगा। और इस केस में एल कितना आएगा, एल ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर,
अच्छा ये 2πr बोलो या इसको बोलो, ये लगभग बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, ये dr थिकनेस बहुत कम है, इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर मान लो। तो ये लेंथ क्या आएगा? 2πr। दिस इज 2πr dr, l इज 2πr। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि r पे जाके dr थिकनेस का एक रिंग सेलेक्ट करते हैं, dr थिकनेस का रिंग है, r पे जाके dr थिकनेस का रिंग सेलेक्ट करते हैं, और उस रिंग का जो मास है वो dm है। dm इज व्हाट? dm इज द मास ऑफ dr थिकनेस ऑफ रिंग। तो dm by da इज सिग्मा। आप कोई पूछे इस dm की वैल्यू बताइए, तो इस सिग्मा में इस da को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही तो d है 2πr dr। इसको उठा के मल्टीप्लाई करता हूं, आ गया dm की वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1, जब मैंने ऐसे यूज किया। अब कोई पूछे dm क्या है, तो सिग्मा इंटू dm। अब आते हैं स्टेप 2, दैट इज लिमिट। लिमिट, लिमिट में जो r होता है ना, r का वेरिएशन होता है। r ऐसे वेरी करता है ना ताकि पूरा पूरा डिस्क कवर हो जाए। तो r क्या? r है इस dr थिकनेस का जो रिंग है ना, उसका सेंटर से दूरी। dr थिकनेस का रिंग का सेंटर से दूरी है, या dr थिकनेस का रिंग का रेडियस। तो यहां की रिंग का रेडियस, फिर यहां की रिंग का रेडियस, फिर यहां की रिंग का रेडियस, फिर यहां की रिंग का रेडियस। तो लिमिट ऐसे वेरी करेगा ताकि यहां का भी रिंग कवर हो जाए और यहां का भी रिंग कवर हो जाए। तो यहां का रिंग का r क्या होगा? 0, साइज बहुत छोटा होगा, तो लिमिट 0 से चलेगा। और यहां के रिंग का रेडियस क्या होगा? दिस इज द कैपिटल R, कैपिटल R। लिमिट, अगला है लिमिट। तो लिमिट चलेगा 0 से कैपिटल R तक। यहां का रेडियस 0, यहां का रेडियस कैपिटल R। कि यहां पे जो रिंग बनेगा छोटा सा रिंग, उसका रेडियस 0 होगा और यहां के रिंग का रेडियस कैपिटल R होगा। लिमिट। अब इसी पे बेस पे क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें डिस्क के लिए बताया, दिस वन इज द डिस्क, इसके अंदर एक पार्ट था डिस्क। अब हम बात करते हैं इसी टाइप का एक और आता है जो शेल। सेल, शेल ना बेसिकली हॉलो होता है, या हॉलो थिन स्फीयर, हॉलो थिन स्फीयर बोलते हैं, या कभी कभी हॉलो स्फीयर बोल देते हैं। बात एक ही है। इसके केस में हम लोग कैसा स्ट्रिप सिलेक्ट करते हैं बताता हूं। इस तरीके से एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो इस पे मास सरफेस पे, सरफेस पे इसका रेडियस r के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ऐसी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे जाते हैं, और डी थीटा का, ये जो डी थीटा है, इस डी थीटा का एक रिंग सरफेस सेलेक्ट करते हैं, सरफेस पे। ये रिंग है बेसिकली। देखो ये स्फीयर है, एक स्फीयर है, वाई डायरेक्शन से थीटा एंगल पे गए, थीटा एंगल पे, और डी थीटा की एक स्ट्रिप है यहाँ पे, छोटा सा स्ट्रिप, देखो डी थीटा की स्ट्रिप है यहाँ पे, और उसको ऐसे इस सर्कल में से घुमा दिया, ये सर्कल बना दिया, वही ये सर्कल है, ये सर्कल है। अगर तुम ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे, अगर तुम्हारा आई इधर है, तुम अगर ऐसे टॉप व्यू देखो, इसका टॉप व्यू, तो तुम्हें पता है कैसे दिखेगा? ये सर्कल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, द टॉप व्यू, द टॉप व्यू। तब थीटा पे जाके तुमने डी थीटा का स्ट्रिप सेलेक्ट किया, थीटा पे जाके डी थीटा का स्ट्रिप, और स्ट्रिप को ऐसे
तुम्हारे तरफ जा रहा है फिर मेरे तरफ आ रहा है। इसको जब ऊपर से देखोगे, जब इसको तुम ऊपर से ऐसे देखोगे, ऐसे तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा, सर्कल दिखेगा जिसका थिकनेस, अगर इसका रेडियस आर है तो ये दूरी कितनी होगी, आर डी थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल डी थीटा है ना, दिस एंगल इज डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा एंड दिस रेडियस इज आर, देन व्हाट इज दिस लेंथ, आर डी थीटा। तो ये जो स्ट्रिप आया है, इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है, दिस इज आर डी थीटा, दिस इज आर डी थीटा। आर डी थीटा। और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस आर, ये रेडियस ये खा रहेगा ना, ये रेडियस, ये रेडियस ऊपर से देख रहे हो तो रिंग तो यही है, इस रिंग का रेडियस ये बनेगा। तो अगर ये आर है और ये एंगल थीटा है तो बनेगा आर साइन थीटा, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है आर साइन थीटा। ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब ही नहीं कि ये यहाँ पे यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के पास ही है, एक दूसरे के ऊपर ही है, हल्का सा अंतर है। तो अगर ये रेडियस आर है, ये वाला एंगल थीटा है, कोई पूछे ये लेंथ बताइए, लेंथ दिस इज आर साइन बीटा, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है आर साइन बीटा, दिस रेडियस इज आर साइन बीटा, आर साइन बीटा। अब फॉर्मूले में डीएम क्या होता है? अब तो स्टेप 1 था तुम्हारा, स्टेप 1, इसमें डीएम क्या होता है? डीएम इज मास ऑफ दिस रिंग, जो रिंग है इसका मास। तो ये भी तो सरफेस पे है ना, मास सरफेस पे, मास सरफेस पे। इसमें भी होता है मास पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सिग्मा, तो सिग्मा इंटू डी ए, ये लिखो, देखो यही है डी एम अपॉन डी ए सिग्मा, ये लिख दिया। अब तुम्हें डीए निकालना पड़ेगा। डीए इज व्हाट? डीए इज इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना, आर डी थीटा लेंथ थिकनेस का जो रिंग है उसका एरिया। तो इसका एरिया जो डीए बनेगा, डीए इज नथिंग बट इस डीए क्या होगा, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, यही चीज देखना, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, दिस लेंथ इंटू थिकनेस। तो पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर साइन बीटा, 2 पाई आर साइन बीटा इंटू थिकनेस, थिकनेस ये, दिस इज आर डी थीटा, बन गया डीए। अब इस डीए को उठा के यहां रख दो, आ गया डीए। ये पहला स्टेप था। जो सेकेंड स्टेप है वो है लिमिट की। अब बात करेंगे लिमिट की। लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो लिमिट इस तरीके से, ये जो सर्कल है, ये थीटा क्या, ये जो थीटा है ये इस सर्कल का पोजीशन है वर्टिकल से, वर्टिकल से ये सर्कल का ये वाला एंड कितने दूरी पे है। तो थीटा ऐसे वेरी करेगा ताकि यहां का रिंग से लेके यहां तक का रिंग कवर हो जाए। तो पहले 0 रेडियस का रिंग है, फिर रिंग का रेडियस बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे जो रिंग है वो 0 रेडियस का होगा, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, सबसे बड़ा ही होगा। फिर रिंग घटेगा साइज में, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर यहाँ पे आगे 0। तो ये वाला एंड यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आएगा, ताकि ये पूरा का पूरा इसके ऊपर का मास ना कवर हो जाए, पूरा पूरा मास कवर हो जाए। तो थीटा यहां से शुरू होगा और यहां तक चलेगा। जब थीटा 0 होगा तो ये वाला रिंग आएगा, जब थीटा और बढ़ेगा तो ये रिंग आएगा, 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 थीटा और बढ़ेगा तो ये रिंग आएगा। तो यहाँ के रिंग का एंगुलर पोजीशन और यहाँ के रिंग का एंगुलर पोजीशन थीटा है। तो इस रिंग का एंगुलर पोजीशन थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री, 0 वर्टिकल एक्सिस। और यही जब ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा, तो ऊपर से एंगल क्या आएगा, पाई, इस एंगल इस पाई। तो लिमिट चलेगा 0 से पाई, ये चलेगा। अब देखो इस पे बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अच्छा, अगर एक कंप्लीट डिस्क हो ना, ऐसा कंप्लीट डिस्क हो, पीछे सेंटर ऑफ मास बीच में, हाँ,
एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे। तो ये है क्वेश्चन कम, थ्योरी का पार्ट ज्यादा है, जो बताने जा रहा हूँ। ये है सेमी डिस्क। सेमी डिस्क इस तरीके से एक डिस्क है, ये डिस्क है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? तो क्या करेंगे, सेंटर से इसका रेडियस मान लो r के बराबर है, तो सेंटर से r दूरी पे जाएंगे, स्मॉल r दूरी पे, और dr थिकनेस का रिंग सेलेक्ट करेंगे। dr थिकनेस का रिंग, पहला स्टेप यूज कर रहा हूं, dr थिकनेस का रिंग। और ध्यान रखो यही चीज वहां भी बनाया था, बस फर्क ये था, कहां गया, बस फर्क ये था कि ये नीचे तक आ गया था, नीचे तक, लेकिन आपकी पास आधा ही है तो सिर्फ ऊपर तक जाएगा, सिर्फ ऊपर और बचा रहेगा। और बाई सिमेट्री देखो तुम, इसमें बाई सिमेट्री देखो, जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा ना, सेंटर ऑफ मास, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा। अगर मिरर लगाओगे ना, मिरर, तो ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, तो सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में आएगा। अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस ऐसा, वाई एक्सिस ऐसा है, देखो ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास विल बी इन वाई डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा, और इसका थिकनेस डी आर, तो वाई डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास आएगा तो क्या लिखोगे, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। अब समझना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिप है ना डी आर थिकनेस का, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो मैंने बाहर निकाल दिया, ऐसा स्ट्रिप को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये तो रिंग बन गया, रिंग बन गया, ये रिंग बन गया। तो ये रिंग है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिंग का रेडियस। अच्छा रुको, था बड़ा साइज बनाता है, ये रिंग है, जिसका रेडियस किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है, और इसका थिकनेस किसके बराबर है, डी आर के। अब लिखेंगे तो यही, डीएम क्या है, डीएम है इसमें, डीएम क्या होगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का मास, जो कि होगा मास डेंसिटी सिग्मा। अच्छा ये यूनिफॉर्म का बता रहा तुम्हें, यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म का, तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई इस स्ट्रिप के एरिया, ये जो डी आर थिकनेस, इसका एरिया, एरिया कैसे आएगा इसका, तो इसके थिकनेस में ये वाला लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लेंथ को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास पर यूनिट एरिया में मैं इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके एरिया से। तो ये वाला एरिया कितना आएगा, ये आएगा दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, ये तो क्या था, पेरीमीटर। इस पूरे लेंथ में मैंने इस थिकनेस को मल्टीप्लाई किया था, वही चीज। ये जो पूरा लेंथ आएगा कितना आएगा, क्योंकि इसका रेडियस आर है, ठीक है, आएगा पाई आर आएगा, सेमी सर्कल है ना, पाई आर आएगा, लेंथ पाई आर। अब कहेंगे पाई आर इनटू इसका थिकनेस डी आर, एंड दिस इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के एरिया होगा दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। अब क्या किया मैंने, इस डीएम को उठाकर हम यहां पे प्लेस कर देंगे, बट वाई क्या है, वाई को समझना पड़ेगा। वाई को मैंने कहा था
y is the coordinate of y is the y coordinate of center of mass को अंडरलाइन किया था. y is the y coordinate of center of mass of dm mass. तो dm mass तो इसका है ना, इस रिंग का नाम मास dm है, सेमी सर्कल रिंग है, ये सेमी सर्कल रिंग है, सेमी सर्कल रिंग. तो सेमी सर्कल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट है y. तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़े थे अभी सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग. सेमी सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आया था, याद करो, 2r अपॉन पाई. तो सेमी सर्कल के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था 2r अपॉन पाई, तो जो कि y डायरेक्शन में था, तो 2r अपॉन पाई ये होगा. और दिस इज द y कोऑर्डिनेट. मैं कहा था y कोऑर्डिनेट क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास. मतलब ये 2r अपॉन पाई बेसिकली क्या है, y है. उठा क्या रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2r अपॉन पाई, तो y की जगह पे 2r अपॉन पाई, dm की जगह पे इसको, एंड डिवाइड बाय dm. dm फिर क्या है, d. देखो सिग्मा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म की वजह से बाहर आएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. अच्छा 2 अपन पाई भी बाहर आ जाएगा, तो 2 अपन पाई को बाहर निकाल दिया, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr. r स्क्वायर dr डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ r dr. अब लिमिट बताएंगे, लिमिट इस तरीके से ताकि यहां का भी सर्कल कवर हो जाए और यहां का भी सर्कल कवर हो जाए. तो यहां का सर्कल रेडियस क्या है, 0, और यही सर्कल जब बढ़ते बढ़ते यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R. तो रेडियस चलेगा लिमिट 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R. यहां का रेडियस 0 और यहां का रेडियस कैपिटल R. कर दो इंटीग्रेट, ये बनेगा 2 अपॉन पाई r स्क्वायर का r क्यूब बाई 3, इसका r स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया 4r अपॉन 3 पाई. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे. मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि अगर एक सेमी डिस्क है, एक सेमी डिस्क है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है YCM, इसकी वैल्यू होती है 4r अपॉन 3 पाई. ये तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि पीछे यूनिफॉर्म डिस्लोकेशन सेंटर ऑफ मास सेंटर से कितनी दूरी पर होता है, तो आंसर इज 4r अपॉन 3 पाई. सिमिलरली एकदम रखना है इसको, ये क्वेश्चन और करता है, ये है यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल शेल. हेमीस्फेरिकल शेल, तो ये है, मान लो एक शेल है ऐसा, ऐसा शेल है, हेमीस्फेरिकल शेल है, रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास बता कर, तो भी बाई सेक्टर पे ही होगा. क्यों, क्योंकि मिरर इमेज अगर दिखाओगे, मिरर इमेज, तो इधर का पार्ट उधर के पार्ट का मिरर इमेज है, तो ये भी y कोऑर्डिनेट पे ही आएगा. इसका मतलब आपको y ही निकालना है. तो लिमिट कैसे सेलेक्ट करते हो, लिमिट थीटा पे जाओगे,
और डी थीटा के स्टीप लोग हैं, डी थीटा, और ये फिर ऐसे दिखाओगे ऐसे, ये मतलब आपका डायग्राम यही है। कहाँ गया, यही है, देखो सेल पे आ गया ना, यही डायग्राम है, थीटा पे डी थीटा ऐसे, और ये आर साइन बी, आर साइन, ये बीटा क्यों लिखा मैंने, थीटा पे डी थीटा स्ट्रिप लिया ना, ये बीटा नहीं, ये थीटा रहेगा जाकर, इसलिए कि अरे अरे आर है और ये एंगल बीटा है, तो ये क्या आएगा, आर साइन बीटा आएगा ना, बीटा करो आर साइन थीटा आएगा ना, थीटा एंगल है तो ये थीटा रहेगा, ठीक। अब इसका टॉप व्यू ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू ऐसे दिखेगा, दिस रेडियस इज अगेन आर साइन थीटा, भी लिखे थे तुम लोग, इसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस है आर डी थीटा, तो थिकनेस इज आर डी थीटा, वही लिखे थे देखो, आर डी थीटा आर साइन थीटा। अब वाई सी हम प्लेस करेंगे, वाई ही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन, डीएम लिखेंगे तो जो डीएम की वैल्यू आएगी, डीएम की वैल्यू वो कितनी आएगी, सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, ये वाला स्ट्रिप का एरिया जो कि आया था 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये लिखा था हम लोग, सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, इससे डीएम की वैल्यू क्या आ गई, इट इज सिग्मा 2 पाई, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में प्लेस करेंगे ना, यहां प्लेस करते हैं। सो वाई क्या है, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, तो डीएम मास ये रिंग है ना, डीएम मास तो रिंग है, और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसका सेंटर होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रिप, प्रीवियस स्ट्रिप ये था, ये सेम ही रिंग था, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई दूरी पर होगा, लेकिन अगर यही रिंग होता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर होता, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ये सेंटर है, मतलब ये जो रिंग है ना, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास वो इसका ये सेंटर है, सेंटर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये दूरी r है, ये एंगल थीटा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा, एंगल के पास वाले को cos बोलते हो, दिस इज r cos थीटा, अगर ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो बनेगा r cos थीटा, y की जगह लिखेंगे r cos थीटा, और dm की जगह पे ये वाला पार्ट लिख दो, इट इज सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, अगेन डीएम की जगह फिर इसको रखो, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इसे कैंसिल आउट कर देगा, और सिग्मा यूनिफॉर्म था, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिफॉर्म है तो क्या बच गया, और ये आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट बाहर तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा का चलाना, थीटा का, थीटा की लिमिट कहां से आता है, थीटा की लिमिट यहां से चलेगा और यहां तक, सॉरी यहीं से यहीं तक कवर होगा ना, देखो लिमिट कहां से कहां तक चला देगा, जीरो से पाई, लेकिन जीरो से पाई कब बना था, यहां से यहां तक गए तो बनता जीरो से पाई, लेकिन अब की बार तो आधा ही चलना है, आधा ही यहीं से यहीं तक चलना है, तो लिमिट जीरो से पाई बाई 2 चलेगा, लिमिट चलेगा जीरो से पाई बाई 2, जैसे इसे कैलकुलेट करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है, एक सेकेंड बताता हूं, तो अभी एक लिंक भेज रहा हूं, देखो
अब मैं बताने जा रहा हूँ सॉलिड स्फीयर टाइप। तो सॉलिड स्फीयर टाइप में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मान लो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर को हम मानते हैं कि बहुत सारे सेल्स बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स है, एक छोटा शेल, एक और बड़ा सेल, एक और बड़ा सेल, एक और बड़ा सेल, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सॉलिड स्फीयर बन गया। अंदर भी छोटा सेल था, तो ये बहुत सारे सेल्स मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो स्ट्रिप सेलेक्ट करता है ना, स्ट्रिप ऐसे निकालता है, आर पे जाते हैं और डीआर थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट करते हैं। सेल है ध्यान का, डीआर थिकनेस का, ये पूरा रेडियस कैपिटल आर। ये सेल है जिसका थिकनेस मैं डीआर बोल रहा हूं, दिस थिकनेस इज डीआर। तो मैंने क्या किया, आर पे जाके डीआर थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट कर लिया, सेल। इसका रेडियस कैपिटल आर। अब इसके मास की बात करें तो इसका जो मास डीएम होगा, डीएम ये होता है मास पर वॉल्यूम की बात होती है, इट इज रो। मास पर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। मास पर वॉल्यूम रो से, रो है, रो पहले वाला सिग्मा था, ये रो है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इस डीएम की वैल्यू बताइए, तो डीएम क्या होगा, रो इंटू डीवी। डीवी इज द वॉल्यूम ऑफ डीआर थिकनेस ऑफ शेल। डीआर थिकनेस का एक शेल है, इस मटेरियल का वॉल्यूम है डीवी। डीवी इज द मटेरियल वॉल्यूम ऑफ डीआर थिकनेस एंड डीएम इज द मास ऑफ दिस वॉल्यूम and rho is mass per unit volume. This is mass per unit volume. Mass per unit volume. देखो अब इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, डीवी कैसे निकालते हैं। डीवी होती है वॉल्यूम निकालना है, तो मटेरियल का वॉल्यूम, ये जो डीआर थिकनेस का शेल है ना, डीआर थिकनेस का सेल है, सेल, इसका थिकनेस डीआर है, रेडियस आर है। तो इस मटेरियल का जो वॉल्यूम आता है, इस मटेरियल का जो वॉल्यूम आता है, वो हम ध्यान रखेंगे, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। ये इसके बराबर आता है। सरफेस एरिया में थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे होता भी तो है, सरफेस एरिया में थिकनेस मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कोई पूछे कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो क्या करो, इस एरिया में इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इसका वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। ये पहला स्टेप था, स्टेप 1। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 है लिमिट का वेरिएशन। लिमिट जो होगा वो ऐसे वेरी करेगा कि पूरा स्फीयर कवर हो जाए। तो यहाँ का सेल के रेडियस 0 बनेगा और यहाँ का सेल का रेडियस कैपिटल आर बनेगा। तो लिमिट चलेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब इस पे बेस होकर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, बट ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, मैं उसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। वेरिएबल डेंसिटी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये कैसे आएगा। ये है एक हेमीस्फीयर, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तुम्हें बता दूंगा। फिर वही काम करोगे, आर पे जाओगे और डीआर थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट करोगे, सेल, इसका थिकनेस डीआर है, ये डीआर थिकनेस का तुमने सेल सेलेक्ट कर लिया पूरा, ये पूरा डीआर थिकनेस का सेल है, ऐसा डीआर थिकनेस का सेल एकदम सेम है, एकदम यही है, बट ये आधा है, आधा ऊपर वाला है। तो बाई सिमेट्री अगर तुम मिरर डालोगे ना, मिरर, तो तुम पाओगे कि अगर ये मिरर डालते हो तो इधर का पार्ट इसका मिरर इमेज है। तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही आनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब एक बार फिर क्या है कि हमें सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना।
एक बार फिर हमें सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। डीएम प्लेस करना पड़ेगा, तो डीएम क्या होगा, डीएम इज रो इनटू इतने की वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम क्या होगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर तो पूरा था, ये तो आधा ही स्फीयर है, तो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर पूरे सेल का था वॉल्यूम, मटेरियल का, तो आधे का वॉल्यूम क्या बनेगा 2 से डिवाइड कर दिया, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख लिया, ये मास बन गया, ये वॉल्यूम था इंटू डेंसिटी। अब y निकालना बाकी है, y इज व्हाट, y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो डीएम मास तो ये सेल है ना, जो हेमी सर्कल सेल है जो बनाया हूं, जो सेल बनाया हूं मैं, हेमी सर्कल सेल जो बनाया हूं जिसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, इसी का क्या है y कोऑर्डिनेट। तो ये सेल है ना जिसका मास डीएम है, तो इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखो, शेल, अच्छा सेल के केस में सेल का क्या है सेंटर ऑफ मास ना, y इज व्हाट, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। ये जो डीएम मास है ना, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, तो शेल है, हेमी सर्कल शेल है, और सेल का सेंटर ऑफ मास में कहा कितनी दूरी पड़ा था, r/2 दूरी पे, r/2 दूरी पे था, याद करो लिखा था r/2 दूरी, तो इसका सेंटर ऑफ मास r/2 दूरी पे होगा, क्योंकि डीएम मास का सेंटर ऑफ मास, तो डीएम मास का सेंटर ऑफ मास r/2 दूरी पे होगा, और उसका y कोऑर्डिनेट r/2 बनेगा। अब इसको r/2 को उठा के हमें यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा ये जो r लिखा ना कैपिटल R, इसको स्मॉल r बना लो, इसलिए क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है ना, और डीएम मास तो इस स्मॉल r रेडियस का dr थिकनेस का सेल का मास है। अब क्या करो, इसको उठा के यहाँ रखो, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे क्या लिखोगे r/2, और डीएम की जगह पे ये रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ अगेन डीएम इज रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। लेकिन रो और 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 1/2 भी बाहर आएगा, तो 1/2 भी बाहर आएगा, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू आर स्क्वायर, इट इज r³ डी आर, नीचे आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। क्यों बताता हूँ, यहाँ का रेडियस 0 बनेगा, यहाँ का रेडियस 0 बनेगा, और यहाँ का रेडियस क्या बनेगा कैपिटल आर, यहाँ का 0, यहाँ का कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर, क्योंकि पूरा कवर करना है ना, पूरी सॉलिड स्फीयर कवर करना है, हेमी स्फीयर पूरा कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ का रेडियस 0 और यहाँ का रेडियस कैपिटल आर, कर दो इंटीग्रेट, तो ये बनेगा 1/2, और बनेगा r⁴/4, r⁴/4, ये बनेगा r³/3, r³/3, यहाँ से जाएगा r², r³ कट करेगा, ये 3/8, इट इज 3r/8। तो इस चीज को अलग से अब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 3r/8 दूरी पे होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर। इसको याद रखना होगा, इसको लर्न करना होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन और स्ट्रिप का सिलेक्शन, एकदम बेसिक चीज भी बताइए। कल के क्लास में हम इस पे और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब वेरिएबल डेंसिटी का कैलकुलेशन कराऊंगा, ठीक है। तो